नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी फ़ौज का अधिकारी, मेजर था, शायद मेडिकल कोर में था। वहां से छोड़कर भागा, कनाडा गया, कनाडा की नागरिकता ले ली। आपको मालूम है कनाडा में आज से नहीं, बहुत समय से, दशकों से भारत विरोधी लोगों को बड़ी आसानी से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। नागरिकता मिल जाती है, बाकी रहने और काम करने की सुविधा मिल जाती है और भारत विरोधी गतिविधियां चलाने की भी सुविधा मिल जाती है। इसका और मेल हुआ डेविड कोलमैन हेडली का। ये भी दरअसल पाकिस्तानी मूल का नागरिक है जो अमेरिकी नागरिक बन गया। दोनों का मेल हुआ। दोनों लश्कर के लिए काम कर रहे थे, आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, पाकिस्तानी सेना के लिए काम कर रहे थे। और 26/11 का जो हमला हुआ मुंबई पर, उसके बारे में आपको मालूम है। इन दोनों की योजना थी, दोनों ने मिलकर रेकी की थी, रिक्रूटमेंट किया था, योजना बनाई थी। पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलाने में हेडली का हाथ था और तहव्वुर राणा ने जो है अलग अलग जो टारगेट संभावित थे भारत में, उन सब की रेकी की थी और उसकी सूची तैयार की थी और उसके लिए तैयारी की थी। लोकल हैंडलर्स भी उसी ने तलाशे थे। तो ये सब बातें आपको जो है पिछले 16 सालों में पता चल चुकी हैं। ये भी मालूम है कि ये पाकिस्तान ने कराया था। ये भारत सरकार दुनिया भर को इसके प्रमाण दे चुकी है। अब अमेरिका में इस पर मुकदमा चला था। अब आप देखिए कि जो आज दावा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हमारे समय का शुरू किया हुआ काम था, तो कांग्रेस के नेता बताएं कि अमेरिका में जब इस पर मुकदमा 26/11 का चल रहा था तो बरी कैसे हो गया। 2011 का एक वीडियो चल रहा है नरेंद्र मोदी का, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा को अमेरिकी अदालत से कैसे छूट मिल गई, कैसे वो बरी हो गया। भारत सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए। क्यों ये केस ठीक से नहीं लड़ा गया, क्यों सबूत ठीक से नहीं दिए गए, क्यों जांच ठीक से नहीं की गई, ये सवाल उन्होंने 2011 में उठाया था, आज की बात नहीं है। तो ये जो कांग्रेस दावा कर रही है कि सब तैयारी तो हमने की थी, आधार भूमि हमने बनाया था और अब जो है उसका श्रेय मोदी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी इस श्रेय के हकदार हैं हर तरह से। ये बात तो साबित हो जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि तहव्वुर हुसैन राणा को सज़ा भी मिलेगी। मैंने कहा कि फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन फांसी नहीं तो आजीवन कारावास की सज़ा तो मिलेगी ही। हेडली जो है वो वहाँ पर जो है सरकारी गवाह बन गया। उसको बचाना था अमेरिका को, तो उसने सारा अपराध कबूल कर लिया, तो इसलिए अमेरिका ने उसको बचा लिया। उसको अमेरिका कभी भारत आने नहीं देता, आने दिया भी नहीं, क्योंकि उसके बारे में सबको मालूम है कि वो अमेरिका के डीप स्टेट और CIA का एसेट था। लेकिन वो कहानी फिर विषयांतर हो जाएगा। कुल मिलाकर मुंबई हमला, लश्कर तैयबा, हाफिज सईद, ISI, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान की सेना, इनका एक मिला जुला प्रोजेक्ट था। लेकिन बात इसकी नहीं है, भारत में आतंकी हमले और भी कई हो चुके हैं। हालांकि मुंबई का हमला सबसे बड़ा हमला था। तहव्वुर राणा यहाँ आया है, अब उससे पूछताछ होगी। उसको जो है 18 दिन की रिमांड मिल गई है NIA को। NIA जैसी संस्था, जांच एजेंसी इस देश में और कोई है नहीं। देखिए, राजनीतिक लोगों को श्रेय मिलता है सफलता का, लेकिन जो जांच एजेंसियां होती हैं वो हमेशा कटघरे में रहती हैं। वो 100 घटनाओं को रोकती हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। एक दुर्घटना हो जाए तो सारा ठीकरा उनके सर पे फूटता है कि इंटेलिजेंस नहीं था, जानकारी नहीं थी, पता कैसे नहीं चला, रोक क्यों नहीं पाए। ये तमाम सवाल उठते हैं। सवाल उठने भी चाहिए अगर कोई इस तरह की घटना होती है। लेकिन आप देखिए 2014 से 2025 में आ गए 11 साल, और उससे पहले के 10-11 साल देख लीजिए। आतंकवाद की घटनाएं आम हो गई थी भारत में, और बसों पर, सार्वजनिक स्थानों पर लिखा रहता था कि कोई लावारिस वस्तु हो तो छुए नहीं, पुलिस को सूचना दें। बस में बैठते थे, सामने वाली सीट पर लिखा रहता था कि आपकी सीट के नीचे अगर कोई लावारिस वस्तु है तो उसको छुए नहीं। वो सब समय चला गया। इसमें केवल जो है पॉलिटिकल लोगों को ही श्रेय जाए, ये ठीक बात नहीं है। इस जांच एजेंसी को भी जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से की जांच के लिए बनी है ये एजेंसी। तो
एनआईए की बहुत बड़ी सफलता है और एनआईए के साथ जो लीगल टीम लगी थी, जो डिप्लोमेट्स लगे थे, और भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब का सम्मिलित प्रयास है जिसकी वजह से तहव्वुर राणा आज यहाँ आया है। वो यहाँ आया है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि उसको अच्छा वकील मिलना चाहिए। कितना दर्द है एक आतंकवादी के लिए जिसने 166 लोगों को मरवाया। उसके लिए दर्द है कि उसको जो है अच्छा वकील मिलना चाहिए और संविधान और कानून के मुताबिक उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। उसने जो 166 लोगों को मारा वो किस संविधान और कानून के तहत मारा था? और उस घटना को रोक नहीं पाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आज आप तहव्वुर राणा के आने का श्रेय लेना चाहते हैं तो ये बताइए 26/11 को रोक क्यों नहीं पाए आप? कैसे वो आतंकवादी आ गए? लेकिन ये सब मुद्दे जो है मेरे आज के वीडियो का विषय नहीं है। मेरी रुचि अब इस बात में है कि तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ के बाद जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी, क्या उससे जो भगवा आतंकवाद का एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस सरकार ने की थी उसका भी पर्दाफाश होगा। और ये मामूली कोशिश नहीं थी, पूरी पार्टी और पूरी सरकार लगी हुई थी इसमें। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी लगी होंगी लेकिन उनकी बात छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भगवा आतंकवाद का एक नया नैरेटिव खड़ा करने की। जो विकीलीक्स है उसके जो पेपर्स, जो एम्बेसी है अमेरिका की दिल्ली में, एम्बेसडर का जो संदेश जाता है, जो मैसेजेस जाते हैं, उसको लीक किया था विकीलीक्स ने। उन टेलीग्राम्स में, उन संदेशों में जो बात कही गई थी कि अब्दुल रहमान अंतुले जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे केंद्र में उस समय, उन्होंने कहा कि चूंकि हेमंत करकरे भगवा आतंकवाद की जांच कर रहे थे इसलिए उनको संघ के लोगों ने या जो है उन लोगों ने मार दिया जो इस जांच से डरे हुए थे। तारीख मुझे याद नहीं है किस तारीख का ये मैसेज है, लेकिन ये केंद्र का एक मंत्री बोल रहा था। दूसरे केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें उन्होंने उठाया भगवा आतंकवाद का मामला और यहीं नहीं रुके। वो तो यहां तक उन्होंने कहा कि आरएसएस आर्म्स ट्रेनिंग देता है इन भगवा आतंकवादियों को और हथियार मुहैया कराता है, जिस पर बहुत हंगामा मचा लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में। और बीजेपी ने मजबूर किया सुशील कुमार शिंदे और मनमोहन सरकार को कि सुशील कुमार शिंदे माफ़ी मांगे सदन में और अपना बयान वापस ले, और सुशील कुमार शिंदे को अपना बयान वापस लेना पड़ा। मामला यहीं तक नहीं रुका। राहुल गांधी वो अमेरिकी एम्बेसडर से मिलने गए दिल्ली में और बातचीत में उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद से बड़ा खतरा है भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर। तो इससे आप कांग्रेस की मानसिकता को समझिए। और कल भी कहा था, आज फिर आपको याद दिला रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस का पूरा केस जो है फिर से ध्यान में लाइए। पूरा ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था तो वो पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने किया था, आईएसआई का हाथ था। जो लोग इसमें शामिल थे वो गिरफ्तार हुए, भारत में ही गिरफ्तार हुए, उनको अदालत में पेश भी किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था और इस बात के प्रमाण भी मिल गए कि वो इसमें शामिल थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनको छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया, उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। और उसके बाद जो है हिंदुओं को बनाया गया उसमें आरोपी, जिसमें सबसे प्रमुख थे स्वामी असीमानंद। वो और उनके कई साथियों को इसमें आरोपी बनाया गया, कई साल तक जेल में रहे। अदालत से मामला साबित नहीं हो पाया। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का केस आप जानते ही है, किस तरह से 3rd डिग्री टॉर्चर भी शर्मा जाए इतना टॉर्चर किया गया उन लोगों को। किसी तरह से स्वीकार कर लें कि वो भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे या चला रहे थे। तो भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हुई। अब इसको जोड़कर देखिए, बराक ओबामा की किताब से, जो राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने लिखी, द प्रॉमिस्ड लैंड, भारत के बारे में है, जिसमें उन्होंने पूछा था
ये किस्सा मैंने कल भी सुनाया था, आज फिर इसका संदर्भ है इसलिए सुना रहा हूँ। मनमोहन सिंह से कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा उस समय देश में इस्लामी आतंकवाद को लेकर ऐसा माहौल बना हुआ था कि अगर हम कोई एक्शन लेते तो उसका राजनीतिक फायदा भाजपा को मिल सकता था। तो इससे आप सारी कड़ियों को जोड़कर देखिए, आतंकवाद रोक पाने में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार पूरी तरह से असफल थी। या आप ये भी कह सकते हैं कि उस सरकार ने इस आतंकवाद को रोकने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे उनके वोट बैंक पर असर पड़ता था। उनको मालूम था कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, किस समाज के लोग शामिल हैं। वो अगर गिरफ्तार होंगे, उन पर मुकदमा चलेगा, उनको सज़ा मिलेगी, तो इसका जिम्मा वो समाज जो है कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार पर डालेगा, तो राजनीतिक नुकसान होगा, वोट का नुकसान होगा। तो इसके समक्ष, इसके पैरेलल जो है एक भगवा आतंकवाद की केवल जो है एक ही समाज की ओर से नहीं हो रहा है, दूसरे समाज की ओर से भी आतंकवाद चल रहा है, और फिर उसको बनाया जाता कि इसके रिएक्शन में जो है दूसरा समाज आतंकवाद के रास्ते पर चला गया। कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को खड़ा करने में। किताब लिखवाई गई, जिन सज्जन ने किताब लिखी उनकी किताब का विमोचन करने के लिए दिग्विजय सिंह गए, जो जाकिर नायक को जाकिर साहब कहते हैं, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। और हर कदम पर, केवल एक मामला नहीं है, आपको अब भी याद होगा सलमान खुर्शीद का वो बयान आजमगढ़ में 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें जब सोनिया गांधी को दिखाई तो वो रोने लगी। वो सब आतंकवादी थे, उसमें हमारे बहादुर इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए, बलिदान हुए। उसको कांग्रेस पार्टी के लोग, और सबसे ज़्यादा उसमें सबसे आगे थे दिग्विजय सिंह, जो फर्जी एनकाउंटर कह रहे थे। उसको फर्जी एनकाउंटर साबित करने पर तुली हुई थी कांग्रेस पार्टी, और उन सब आतंकवादियों को जो उसमें आरोपी थे उन सबको सज़ा हुई अदालत से। तो कांग्रेस का आतंकवादियों के प्रति ये सॉफ्ट कॉर्नर ये बताता है कि आतंकवाद से लड़ने के प्रति वो कितने गंभीर थे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर पिछले 10-11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार न होती, आज भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, तो तहव्वुर हुसैन राणा भारत नहीं आता। लेकिन अब मैं फिर अपने उसी मूल सवाल पर लौट कर आता हूं कि क्या तहव्वुर राणा, भाई हेडली ने तो बता दिया कि तहव्वुर राणा ही मेन कॉन्स्पिरेटर था, इसी ने सब किया, उसने उस पर सारा जिम्मा डाल दिया। अब तहव्वुर राणा को पता है कि वो बचकर यहाँ से जाने वाला नहीं, वो जेल से जिंदा निकलने वाला नहीं है। तो क्या वो सच्चाई उगलेगा? क्या वो बताएगा कि 26/11 का जो हमला था वो दरअसल आतंकवादी हमले के अलावा उसका बड़ा उद्देश्य था भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को स्थापित करना? वरना आप देखते हैं कि आतंकवादी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन 10 आतंकवादियों को प्लांट किया गया, जिस तरह से सबके पास हिंदू आइडेंटिटी, हाथ में कलावा। अब फिर कह रहा हूं, तुकाराम ओंबले को याद कीजिए और हमेशा जीवन भर याद कीजिए। महाराष्ट्र पुलिस के उस एक जाबाज ने पूरे देश के सामने इस झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश कर दिया। अगर वो अजमल कसाब को जिंदा न पकड़ता तो 10 के 10, 9 तो मारे जा चुके थे, 10वां भी मारा जाता। ये होता कि ये तो सब हिंदू थे, इनकी आइडेंटिटी देखिए, इनके हाथ में कलावा देखिए, इनका पहनावा देखिए, सब कुछ ये साबित किया जाता। उन सब की जो आइडेंटिटी बनी थी वो सब की सब भारत के अलग अलग शहरों की बनी हुई थी। वो तो जब उसकी तस्वीर दिखाई गई टेलीविज़न पर गिरफ्तारी के बाद, तब पाकिस्तान के चैनल डॉन ने उसके गांव जाकर इस बात की पुष्टि की कि ये पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है, ये इसका गांव है, ये इसके माँ बाप है। उसके माँ बाप ने पहचाना उसकी तस्वीर को।
वरना कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार और पाकिस्तान तो बोल ही रहा था, कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि ये पाकिस्तानी है। जांच चल रही है। आज भी पृथ्वीराज चौहान की बात आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा को महाराष्ट्र पुलिस को हैंडओवर कर देना चाहिए। क्यों भाई, एनआईए को क्यों नहीं? एनआईए जो इतने साल के संघर्ष के बाद, इतनी मेहनत के बाद उसका प्रत्यार्पण करवाने में सफल रही है। हमारे जो डिप्लोमेटिक प्रयास थे, उसके अलावा प्रधानमंत्री का प्रयास, ये सब का मिला जुला असर है। ये वो जांच जो एनआईए कर रही है, नवंबर 2009 जब ये एफआईआर दर्ज हुई इस मामले की, तब से एनआईए से जांच लेकर महाराष्ट्र पुलिस को क्यों दे दिया जाए? आखिर कहने के पीछे मकसद क्या है पृथ्वीराज चौहान का? किसको बचाना चाहते हैं? किस बात पर पर्दा डालना चाहते हैं? क्या उनको लगता है कि अब भी हमारे लोग वहाँ हैं और इस बात को दबा सकते हैं? उन्हें इस बात में एतराज़ इस समय नहीं होगा कि अगर तहव्वुर राणा कहे कि ये इसमें लश्कर तैयबा का हाथ था, हम उसके आदमी हैं, पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था, पाकिस्तानी सेना का हाथ था, ये सब कहे वो, उसमें एतराज़ नहीं है। डर है मन में। कांग्रेस के बहुत से नेता हैं जिनके मन में डर है कि ये भगवा आतंकवाद का उनका नैरेटिव जो है उसकी पोल न खुल जाए। और मेरा मानना है कि तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण का असली जो है फ़ायदा या असली उद्देश्य तभी पूरा होगा जब ये भगवा आतंकवाद का जो झूठा नैरेटिव था उससे पर्दा उठेगा। बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे। अब ये सब कुछ निर्भर करता है एनआईए और उसकी टीम पर, जो जांच करता है, जो वकील है, और उनकी योग्यता पर, उनकी क्षमता पर मुझे कोई भी रत्ती भर भी संदेह नहीं है। वो ऐसा कर सकते हैं और इस समय केंद्र में ऐसी सरकार है जो उन्हें इसे रोकने के लिए कोई दबाव नहीं डालेगी। जिस सरकार ने इस एजेंसी को फ्री हैंड दे रखा है, इसी एजेंसी को नहीं, तमाम जांच एजेंसियों को, कोई राजनीतिक दबाव नहीं। जो सच निकलता है उसको निकालिए, जो साबित कर सकते हैं उसको साबित कीजिए। मेरे लिए इंटरेस्ट की बात यही है कि क्या भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव झूठा चलाया गया उसका पर्दाफाश होगा और उसके पीछे जो चेहरे हैं, क्या वो चेहरे बेनकाब होंगे? तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।